आजकल आप अक्सर एक बात सुन रहे हैं जी कि हुकूमत का साइज बहुत बड़ा है और उस पे बेजा अखराजात भी हो रहे हैं, आउटपुट भी कोई नहीं है, तो हुकूमत का साइज कम होना चाहिए। और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर भी करती हैं और ये बात है भी ठीक। कहा यह जाता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ दी वर्कफोर्स जो है वो इस वक्त वो शायद को काम नहीं करती है, ऐसा काम करती जिसकी प्रोडक्टिविटी कौम के लिए नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं। लेकिन ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है इसके अंदर एक प्रपोजल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टैक्स पॉलिसी एंड रेवेन्यू डिवीजन, एक नई टैक्स पॉलिसी डिवीजन बनाने का प्रपोजल है। याद रहे कि इस वक्त जो एफबीआर है वो रेवेन्यू डिवीजन के मतहत काम कर रहा है। तो अगर रेवेन्यू डिवीजन एग्जिस्ट करती है और प्रपोजल ये है कि जो पॉलिसी का काम है, जो टैक्सेस लगाने हैं, किस पे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, वो काम एफबीआर से लेके फाइनेंस डिवीजन को या किसी और डिवीजन को दे दिया जाए, तो उसके लिए फिर नई टैक्स पॉलिसी डिवीजन बनाने की क्या जरूरत है? आप ये काम रेवेन्यू डिवीजन को दे सकते हैं, यही काम आप फाइनेंस डिवीजन को दे सकते हैं। एक और आप नई टैक्स पॉलिसी डिवीजन बनाएंगे, उसके लिए ग्रेड 22, ग्रेड 21, ग्रेड 20, 19, 18, 17, 16 वो सारे नीचे फिर आप हायरिंग करेंगे। तो आप क्या हुकूमत का साइज छोटा करना चाह रहे हैं या हुकूमत का साइज मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं? और ऐसी सूरत हाल में जब खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कह चुकी हैं कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो अब अनसस्टेनेबल हो चुका है, तो जब कोई चीज अनसस्टेनेबल होती है अखराजात को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, ये कामरान इस प्लान के अंदर कंफ्यूजन थी। और तीसरा इसके अंदर उन्होंने एक टैक्स एफबीआर को उनका जिसको आप अंदर मतहत कर दें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट बोर्ड बना के, अब एक और आप एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, फिर आप एक टैक्स पॉलिसी डिवीजन बनाना चाह रहे हैं, फिर टैक्स पॉलिसी ओवरसाइट बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, सॉरी नॉट पॉलिसी बट ऑपरेशनल वाली साइड पे ओवरसाइट बोर्ड। अब जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें ओवरसाइट बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। फिर आप रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड करेंगे और फिर एक 2019 का काबीना का फैसला है जिसमें उन्होंने टैक्स की जो पॉलिसी है वो फाइनेंस डिवीजन को उसका दिया हुआ है, लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फिर वो भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। टोटल एक कंफ्यूजन हो गई ब्रेक पे जाने से पहले। और साथ ही उन्होंने ये भी जो प्रपोजल था कि जी जो कस्टम है इसको भी एफबीआर से अलग कर दिया जाए और एक कस्टम डिवीजन बना दिया जाए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक फैसिलिटी देती है जिसके तहत, जिसे जीएसपी प्लस स्कीम कहते हैं, जिसके तहत ये ममालिक जो उस फहरिस्त में या उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं वो ज़ीरो रेट के ऊपर या आप कह लें कि एक प्रेफरेंशियल जो उनको दिया जाता है ट्रेड स्टेटस, उसके तहत अपनी जो प्रोडक्ट्स है इन मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, बाकी जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पे, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं अगर दूसरे मुल्कों से भी यूरोपियन मार्केट में जा रही हैं, लेकिन अगर आपको एक प्रेफरेंस मिल रही है तो उसके तहत फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाती हैं। तो इस एतबार से पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन ज़ाहिर है कि वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस, कि अगर इस तरह की प्रेफरेंस पाकिस्तान को या जो भी ममालिक इससे फ़ायदा उठा रहे थे तो उसके बदले में जो एक ईयू अपना एक्सेप्ट करता है कुछ कंडीशंस उसको मीट करना पड़ता है, जिस तरह 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं पाकिस्तान उनको कंप्लाई करता है। तो इस हफ्ते जिसका हमें बड़ा ये रिपोर्ट पहले आ जानी चाहिए थी, तो रिपोर्ट आई है जो ईयू की रिगार्डिंग पाकिस्तान ने किस हद तक जो भी वो शराइत थी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन से उससे कंप्लाई किया है। तो आई शुड से कि कोई इतनी हौसला अफजा आई थिंक रिपोर्ट नहीं है एज फार एज अगर पाकिस्तान, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्होंने इस पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल किया। और वो जो रिपोर्ट के अंदर जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं या उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके मुताबिक है। ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं कही जो यहाँ पे हो ना रही है और उन्होंने कह दिया। देखिए जीएसपी प्लस जो स्टेटस है ओवरऑल उसमें 66% जो आपकी टैरिफ लाइन्स होती हैं जिनके ऊपर कोई चीज़ आप बाहर बेचते हैं या खरीदते हैं, 66% टैरिफ लाइन्स के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटी है। उसका एडवांटेज ये हुआ कि 2014 में जब ये पाकिस्तान को स्टेटस मिला, पिछले 10 साल में 108% इजाफा हुआ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स टू द ईयू थी, और जो ईयू की जो एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान थी, जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बन जाती है, उसमें तकरीबन 65% इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान को ज्यादा इसमें बेनिफिट हुआ। जो ट्रेड हजम था वो तकरीबन इनका था कोई 8.3 बिलियन यूरोज का 2014 में, जो बायलैटरल जो इनका टोटल ट्रेड है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो मिला के इनकी तकरीबन ये 15 बिलियन यूरोज की हो चुकी है। तो ये एक बेनिफिट आपको हो रहा है। अब जैसा आपको पता है कि आपने कहा कि कोई भी चीज फ्री नहीं होती, इसके अंदर 4 बड़े उन्होंने जो एरियाज हैं उसको टारगेट किया हुआ है। गुड गवर्नेंस उनका चाह रहे हैं, वो जो ह्यूमन राइट्स हैं, लेबर राइट्स हैं, उनकी बात करते हैं, उसके साथ एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो चीजें वो टारगेट करते हैं। बट जो रिपोर्ट आई है फ्रैंकली
अब जो जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है वो तो 4 साल के लिए एक्सटेंड हो चुका है, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये 2024 को खत्म हो रहा था दिसंबर में, और चूंकि वहां पे ईयू पार्लियामेंट उसकी मुद्दत खत्म हो रही है, नए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ईयू काउंसिल में और ईयू पार्लियामेंट में इख्तलाफ था नई स्कीम के मोडालिटीज के ऊपर। उन्होंने 4 साल की एक्सटेंशन तमाम कंट्रीज को दे दी, जिसका पाकिस्तान भी बेनिफिशियरी है। तो ये वाली जो रिपोर्ट आई है, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, फिर आपको मसला हो सकता था एक्सटेंशन में। और जो प्राइमरीली पाकिस्तान ने जो 27 कन्वेंशन होते हैं जो इन राइट्स को इन्फोर्स करते हैं, उसको पाकिस्तान ने रेटिफाई तो किया हुआ है, लेकिन अब ईयू ये कहता है कि रेटिफिकेशन इज नॉट इनफ, उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या आपको इश्यूज हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने हाईलाइट की हुई हैं, और खास तौर पर अब वो बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ जो चीजें आ रही हैं उसमें जो उनके मेजर कंसर्न्स हैं वो उनकी जो है फोर्स जो डिसअपीयरेंसेस हैं, मिसिंग पर्सन्स के ऊपर उनके कंसर्न्स हैं। फिर जो टॉर्चर होता है, खासतौर पर जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स उठाए गए, पॉलिटिशियंस उठाए गए, उनको जो मुबैना तौर पर उनको टॉर्चर किया गया, जर्नलिस्ट उठाए गए उनको टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन के कंसर्न्स हैं। फिर जो मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं उसके ऊपर उनके कंसर्न्स हैं। लेबर राइट्स जो है उसके ऊपर उनके कंसर्न, चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, इन सब के ऊपर उनके जो है वो कंसर्न। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने जो मई 9 वाले वाकयात पाकिस्तान में हुए, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके नतीजे में जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और उनके सपोर्टर्स ने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया, उसका भी इन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसके बाद जो पॉलिटिकल वर्कर्स को और लोगों को पकड़ा गया, और ख़ास करके उन्होंने एतराज़ किया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में इनके ट्रायल हो रहे हैं इन लोगों के, दो के अब उस फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, लेकिन उसके खिलाफ अपील होगी या अब उसको भी चैलेंज, जी बिल्कुल चैलेंज किया गया है। तो इसके हवाले से भी इन्होंने अपने जो कंसर्न्स हैं वो शो किए हैं कि जो पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की हैं, जो 27 कन्वेंशंस हैं, उसमें ये भी है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जो भी लोग, इनका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करना चाहिए, और उनको आज़ादी होना चाहिए अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के हवाले से। इसके अलावा 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एक तो जो रिपोर्ट है इसके अंदर उन्होंने जो परवेसिव करप्शन है इसके हवाले से उन्होंने तस्करा किया है कि ये जो एंटी करप्शन का जो नारा है इसका सियासी इस्तेमाल अब हो रहा है। ये एक बहुत ही अहम उनका जो जुमला है, इस पे मेरा ख्याल है हमारी जो अथॉरिटीज़ उनको गौर करना चाहिए कि हमारा जो नैरेटिव है कि हम करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं और इसमें संजीदा है, दुनिया इसको कैसे देख रही है। दुनिया अब इसको ऐसे देख रही है, खासतौर पर वो ब्लॉक दुनिया का जहां से आपको मेजर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, वहां से वन ऑफ द मेजर रेमिटेंसेस के सोर्सेज हैं पाकिस्तान के, वहां पे इसको ऐसे देखा जा रहा है कि जो करप्शन पाकिस्तान में जो बयानिया एंटी करप्शन का वो सियासी मकासद के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बजाय कि उसका एक्चुअल बेनिफिट लिया जाए। और दूसरा जो उनकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि डिस्पाइट 2008 से पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद जो एक उनका जुमला है वो मैं पढ़ देता हूं, कोट एंड कोट, डिस्पाइट कॉन्टिन्यूअस सिविलियन रूल सिंस 2008 द मिलिट्री हैड प्लेड एन आउटसाइज्ड रोल इन पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। इसके अंदर मीडिया के ऊपर कामरान सिर्फ एक चीज अगर मैं इनकी बता दूं, 3-4 उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी सीरियस है, क्योंकि हम खुद इस चीज को फेस कर रहे हैं तो इसको हाईलाइट करना भी जरूरी है इसका। उनका जो मीडिया है उसके ऊपर दबाव है, मीडिया को हैरेस किया जाता है, और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो उसके ऊपर भी उनके क्वेश्चन की लिमिटिंग जर्नलिस्ट एबिलिटी टू रिपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इशू हाईलाइट किया है। और उन्होंने ट्रॉल्स का भी जिक्र किया, ट्रॉल्स छोड़े जाते हैं, वो जो लोग प्रोमिनेंटली चीजों रिपोर्ट कर रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के जरिए उनके ऊपर अटैक्स करवाए जाते हैं। सो थ्रू सोशल मीडिया जो ट्रॉलिंग जो खवातीन जो उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया है, और उसका नतीजा ये निकला है कि अब जो जर्नलिस्ट हैं वो सेल्फ सेंसरशिप की तरफ जा रहे हैं। वो इतना उनको हैरेस किया जा रहा है, इतना उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश किया जा रही है, बट बॉटम लाइन ये है ऐसा कभी नहीं। बिल्कुल, इसके अंदर जो इम्प्लीकेशंस ये तो हमने हवाला दे दिया। आपने कहा भी कि जो 10 साल के लिए था जीएसपी प्लस जो स्कीम थी, क्योंकि जो यूरोपियन काउंसिल या यूं कहिए कि जो यूरोपियन हुकूमतें हैं और ईयू पार्लियामेंट, उनके दरमियान इत्तफाक राय नहीं हुआ कि अगला जो प्रोग्राम है वो उसकी क्या शराइत होनी चाहिए, तो 4 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि अगर जब अगले साल क्योंकि ईयू पार्लियामेंट के इंतखाबात होने हैं, और अगर 4 साल से पहले
किसी नए फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है ईयू के अंदर, तो फिर वो नया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और उसके अंदर जो एक नई चीज वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होगी कि शायद हो सकता है कि ये बेस्ड ऑन जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि अब तो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, फैटफ की तर्ज पर जो भी मुल्क ये लेना चाहेगा प्रोग्राम, तो फैटफ की तर्ज पर एक प्रायर प्लान ऑफ एक्शन उनको दिया जाएगा कि आप उस पर अगर अमल दरामद करेंगे तो तब जो है आप इस प्रोग्राम के एलिजिबल होंगे।